Hello students, today we are going to start the new chapter that is work and energy. So first of all we must know about what do you mean by work. ये अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि हमने जो काम किया है हम लोग कहते हैं कि वो हमारा वर्क डन है, हमने कोई ना कोई वर्क किया है. क्लियर. बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. क्लियर. तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस. मीन्स अगर हम लोगों ने किसी भी फॉर्म में किसी भी डायरेक्शन में भी फोर्स लगाया है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें शो करता है या वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत हिला है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वो कितना मूव किया है, कितना डिस्प्लेस हुआ है और जितना हमने फोर्स लगाया उसकी वैल्यू अगर उनको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा वर्क डन कि हमने कितना वर्क किया है. और यूनिट्स ऑफ वर्क डन इज जूल्स. ठीक है, तो उसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हैं. तो अगर हमारे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मींस हमारा जितना फोर्स लगा है वो और किससे मल्टीप्लाई करना है जितना ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क डन. कैसे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं, डिस्टेंस के मीटर होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज न्यूटन मीटर. बट वर्क डन का होल एज अ होल जो यूनिट है दैट इज वन ओनली, दैट इज जूल. तो हम लोग 1 जूल को मींस हम लोग इसकी वैल्यू 1 कब होगी कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट मूव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर मींस अगर हमने जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू 1 न्यूटन है और ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो इन दैट केस वी से दैट वी हैव डन 1 जूल ऑफ वर्क डन. क्लियर. तो इट्स सिंपल वी कैन से न्यूमेरिकल सिंपल एग्जांपल 5 मीटर फोर्स इनटू 2 मीटर मींस हमने 5 मीटर फोर्स लगाया है, ठीक है, और 2 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट शो किया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल. नेक्स्ट as we have done that work done is equal to force into distance, so based on that concept there are 3 types of work done. One is positive, one is negative and one is zero work done. So हमारा सबसे पहले है कि हमारे पॉजिटिव वर्क डन हम लोग कब कह सकते हैं, नेगेटिव हम लोग कब कह सकते हैं, नेगेटिव या जीरो कब कह सकते हैं. अगर हम लोगों ने कोई ना कोई वर्क डन किया है दैट मींस हमने वर्क किया है. क्लियर. बट हम लोग जीरो नेगेटिव ये कब कैसे. पॉजिटिव तो एक सिंपल वर्ड है, सिंपल बात है, तो हम लोग कहते हैं कि जो भी हमने काम किया दैट इज पॉजिटिव वर्क डन. बट नेगेटिव और जीरो कब हो सकते हैं मींस हम लोग किन केसेस में वर्क डन को पॉजिटिव कहते हैं, किन केसेस में नेगेटिव कहते हैं और किन केसेस में लोग जीरो कहते हैं. तो वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. हम लोग पॉजिटिव वर्क डन कब कहते हैं अगर हमारा जो हमने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ हमने फोर्स लगाया है ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करता है, तो दैट काइंड ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन. और मींस फिजिक्स में पॉजिटिव का मीनिंग होता है या तो दो चीज़ों की डायरेक्शन सेम होती है या फिर जो वैल्यू है उस क्वांटिटी की वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है. तो इसमें वैल्यू की बात तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब हम कहते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव है. सेम वर्क डन नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव का रिवर्स मींस अगर हमने इस तरफ फोर्स लगाया है बट ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर गया है, मतलब पीछे की तरफ मूव कर गया, हम लोग ऐसे कुछ पुश कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर गया है, मतलब कहने मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं. इन दैट केस वर्क डन इज नेगेटिव. थर्ड है वर्क डन जीरो कब होता है इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है. कॉमन एग्जांपल, हम लोग अपनी दीवार को धक्का लगा रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं, हमने अपना पूरा फोर्स लगा दिया, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास, बट बॉल कौन सा अपनी जगह से हिल जाएगी, इट विल शो नो डिस्प्लेसमेंट. तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो इन दैट केस वर्क डन आल्सो बिकम्स जीरो. तो इन तरीकों से हमारे वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होते हैं. और हमारा जीरो और कब होता है वर्क डन इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इन दैट केस आल्सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. तो इसका एग्जांपल है व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड इन द डायरेक्शन. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ये द वर्क डन इज पॉजिटिव. बट देयर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नेगेटिव. अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर की तरफ उठाया है तो जो हमने
हमारी बॉडी ने वो हमने ऊपर की तरफ लगाया था और ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ चला गया, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। बट सबको पता है कि अर्थ में ग्रेविटी होती है जो हमारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज डाउनवर्ड्स। ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स, तो दैट इज नेगेटिव वर्क डन। इसके बेसिस पर कुछ एग्जांपल्स है, लाइक अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तो कोई एक कुली है, वो एक बैग उठाता है, ऊपर की तरफ उठाता है, अपने सिर पे रखता है, उसका जो वेट है ना से दैट इज 15 kg, ठीक है, ग्राउंड से उठाता है और उसको 1.5 मीटर ऊपर तक वो ले जाता है। तो अगर वर्क डन निकालना है, मास कितना है? 15 kg, डिस्प्लेसमेंट 1.5 m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी फिक्स वैल्यू होती है स्मॉल g दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन क्या आएगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का आगे फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमने सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारा वर्क डन आ गया 225 जूल्स। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ वर्क डन। अब हमारे पास इसी चैप्टर का नेक्स्ट कांसेप्ट है दैट इज एनर्जी। मींस एनर्जी एकदम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम लोग किसको एनर्जी कहते हैं? मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है तो बहुत सारा काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है तो हम लोग काम ही नहीं कर पाते। हम लोग कहते हैं कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। तो एनर्जी का मीनिंग क्या है? हमारी बॉडी की कितनी कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की। कोई भी ऑब्जेक्ट है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कोई भी काम हम लोगों ने करना है उसके लिए हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी हमारी एबिलिटी है, कितनी हमारी क्षमता है, वो जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो उसकी डेफिनेशन क्या आएगी? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो उसको काम करने की हम शक्ति को एनर्जी बोलते हैं, और उसके यूनिट्स क्या है? जूल्स। क्यों? वी कैन से इट इज सेम एज वर्क डन। क्यों कह सकते हैं हम लोग? एनर्जी है तो वर्क डन होगा, काम होगा। एनर्जी है ही नहीं है तो हम लोग काम करेंगे ही नहीं, इसलिए हम लोग एनर्जी और वर्क डन को सेम मान के चलते हैं। तो इसके हमारे लिए जूल होते हैं। सो इस पर हमारे पास है, हम लोअर क्लास में करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो मतलब बहुत सारे टाइप की एनर्जीज होती है, बट हमारे सिलेबस में काइनेटिक एंड पोटेंशियल है। तो हमारा सबसे पहले है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक वर्ड का मीनिंग होता है मोशन। मोशन हम लोग सबसे मतलब फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। उसका मीनिंग होता है मूव करना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाना, अपनी पोजीशन को चेंज करना। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ जुड़ी होगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी possessed by the object due to its motion। मतलब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो हर उस ऑब्जेक्ट के पास होगी जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं। ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स possess काइनेटिक एनर्जी, फॉलिंग कोकोनट, स्पीडिंग कार, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर। जो भी चीज मतलब चल रही है, अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर पहुंच रही है, उस हर ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब ये भी एनर्जी का एक टाइप है, एनर्जी का एक टाइप ही तो है, तो इसके यूनिट्स क्या रह जाएंगे? एनर्जी वाले मींस जूल्स। अब हमारे पास का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का दैट इज हाफ mv²। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लो एक कार है जो मूव कर रही है, उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका? तो उस कार का मास कितना है, उस कार की वेलोसिटी कितनी है। तो इसका फार्मूला है हाफ mv²। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि अगर मास पता हो, वेलोसिटी पता हो, फॉर्मूले में हम लोग पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम लोग 9th क्लास के सिलेबस में एक डेरिवेशन भी करते हैं। वो डेरिवेशन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया हाफ mv²। ये फॉर्मूला कैसे बना है हम लोग इसको करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग सपोज करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? कैपिटल V हम लोग ले लेते हैं। मास उसका क्या होगा? m होगा। तो v
टाइम अगर वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, जिसको हम लोग एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कहते हैं वो मूव करेगा, हम लोगों ने सपोज करना है कि आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर के बाद रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट पोजीशन पर आएगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट पर आने का मतलब है कि वो रुक जाएगा। रुकेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट कब रुकता है, जब उसके पास कोई ना कोई स्पीड जो है वो होती ही नहीं है, तो इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो हमने हमारी ये सपोजिशन है, तो हम लोग इसकी डेरिवेशन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट चैप्टर में हमने किया है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं? v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मींस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें पता है कि हम लोगों ने क्या बोला है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, तो इट बिकम्स माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब जो ये माइनस साइन है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए अब देखो जो हमारा ये एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू पहले से कम हुई है। पहले कुछ ना कुछ वैल्यू थी, अब उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 हो गई है, तो वैल्यू जो है वो कम हो गई। जब वैल्यू कम होती है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस नेगेटिव साइन को हम लोग आगे इस तरीके से लिख सकते हैं एंड इट कैंसल्स आउट। तो हमारे पास क्या बच गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब है न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। हमारे पास अभी आया था v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यहां से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे F बाय m, ये हमारे पास आ गई। और इसको हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन 1, तो बोथ ही हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as थी ना, a की जगह पर हम लोग F बाय m पुट करेंगे और s इधर रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको रीअरेंज करेंगे, m इधर लेके आओ, इट बिकम्स mv स्क्वायर इधर बच गया 2fs, इतना बच गया। अब इस 2 को भी इधर ले आओ, इट बिकम्स हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू f डॉट s, मतलब f मल्टीप्लाई बाय s। अब ये जो f मल्टीप्लाई बाय s होता है दैट इज वर्क डन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही किया था, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क डन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया? अब वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास। अब देखो जो ये वर्क डन है, हम लोगों ने बोला है कि वर्क डन और एनर्जी सेम सेम होते हैं, क्योंकि एनर्जी है तो वर्क डन होगा। अब दोनों सेम है तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी कौन सी कर रहे हैं बात? काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए इट बिकम्स हाफ mv स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से हमारी ये डेरिवेशन है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। दैट पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब एक पोजीशन पर बैठा हुआ है और एक हाइट पर भी है, तब हम लोग कहते हैं कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मतलब इसके बहुत सारे कॉमन जो जनरल एग्जांपल्स होते हैं कि अगर हम लोग शेप की बात करें तो रबर बैंड, स्प्रिंग, ये सब चीजें अगर उनके हम चेंजेस ला रहे हैं तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और अगर हम लोग पोजीशन की बात करें, हाइट
एनर्जी है तो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फार्मूला होता है आगे mg इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इट बिकम्स mg एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट अब हमारी हाइट हो गई है, नीचे से ऊपर तक का जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज mg h, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mg h, और ये भी यहाँ पे जो g है उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नॉट -1, दिस इज -2, तो ये भी एक एनर्जी का टाइप ही है, तो इसके यूनिट्स भी क्या होंगे एनर्जी के ही होंगे, सेम दैट इज जूल्स। और इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है जो एनर्जी है वो कभी भी क्रिएट नहीं होती, बन नहीं सकती है, और कभी भी वो ये कह लो कि बर्बाद नहीं होती, हम उसको इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, कन्वर्ट होती है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? आगे है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब इसका लॉ क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन का, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब इस ये जो हमने मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई कि जो एनर्जी होती है इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वही इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जितनी एनर्जी मान लो वाटर डैम में था, ऊपर हाइट पे था, ठीक है, हमने उसको फ्लो करवाना स्टार्ट किया, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, मान लो 50 जूल्स थी, तो जैसे वो फ्लो करके नीचे आएगा तो धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो फ्लो करना शुरू करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो जैसे जैसे ही वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट होने के बाद उसकी 50 की बजाय 40 रह जाएगी, नो, 50 पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे नीचे ग्राउंड पर पहुंचेगा वाटर तो 50 काइनेटिक एनर्जी बन गई उसकी, तो एनर्जी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वैल्यू में कोई कम ज्यादा जो है वो नहीं होता है, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, हमारा नेक्स्ट कांसेप्ट क्या है कि पावर क्या होता है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर, मतलब अगर हम वर्क डन की वैल्यू को टाइम के साथ, मतलब हमने कितने टाइम में कितना वर्क किया है वो हमें पावर बताता है, और सिंपल वर्ड से बात करें तो पावर मतलब शक्ति, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी वो ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, और वो उतने कम टाइम में उस काम को खत्म कर देगा, जिसके पास शक्ति कम होगी, पावर कम होगी, वो उसी थोड़े से काम करने के लिए बहुत सारा टाइम ले लेगा, तो हमने कितने टाइम में कितना काम किया है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ पावर, और इसके यूनिट्स होते हैं वाट, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ये हमारा बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर वाला। तो इसके बाद है हमारे पास कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, और ये कैसे कमर्शियल यूनिट, मतलब कमर्शियल का मीनिंग है कि हम लोग जो आमतौर पे यूज नहीं करते हैं, जो हमारा मार्केट्स वगैरह में जो यूनिट चलता है, हम लोगों ने वाट बोला ना भी, तो कमर्शियल यूनिट होता है सर किलोवाट आर, तो दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का होता है जूल, इसका होता है कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर, मतलब एक घंटे में हमने कितने किलोवाट पावर यूज की है, दैट इज कॉल्ड इज कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर और एनर्जी, ठीक है, तो इसके बेसिस पर ही हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं वो जनरेट होकर आते हैं कि हमने